rocks. This is also very important topic. Rocks basically होती है the integration of minerals. Integration, the mechanism which involve the integration of minerals, either of similar type or dissimilar type. अब देख बैटरी में और रॉक्स में, बैटरी के अंदर था एक रॉक पड़ी थी, वो रॉक डिसइंटीग्रेट हो गई थी, ठीक है। लेकिन रॉक्स के अंदर क्या है, वो जो मिनरल्स जो पड़े हुए हैं ना वो आपस में इंटीग्रेट हो जाते हैं। अब इसके मेजर दो टाइप्स हैं, सॉरी टाइप्स कह रहा हूँ, इसके मेजर दो प्रिंसिपल्स हैं। एक बेस मेथड की क्लासिफिकेशन करते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ रॉक्स क्लासिफिकेशन दो है। पहला प्रिंसिपल है नेचर ऑफ रॉक का, नेचर ऑफ सब्सटेंस का, नेचर ऑफ जो मिनरल्स है। सेकंड हमारे पास प्रिंसिपल है नेचर ऑफ द सोर्स का या सोर्स नेचर ऑफ मैकेनिज्म। पहले हम बात करते हैं नेचर ऑफ मिनरल्स की। इसके हवाले से बात करें तो रॉक्स की दो टाइप्स होती हैं, या वो होमोजेनियस रॉक्स होती हैं या वो हेटेरोजेनियस रॉक्स होती हैं। होमोजेनियस रॉक्स वो होगी जहां पर सिमिलर टाइप के मिनरल्स आपस में इंटीग्रेट होंगे, कैल्शियम और कैल्शियम के मिनरल्स आपस में इंटीग्रेट होकर बन जाएगी रॉक कैल्शियम की। हेटेरोजेनियस है कि जब हमारे पास मुख्तलिफ टाइप के मिनरल्स आपस में इंटीग्रेट हो गए तो उसको हम हेटेरोजेनियस रॉक्स कहेंगे, ठीक। उसके बाद हमारे पास है सोर्स ऑफ अकरेंस के हवाले से, या उसके जो सेकंड प्रिंसिपल है, अब हम उसको डिटेल में बात करते हैं। Mechanism, the classification of rocks on the basis of mechanism of formation. Mechanism of formation. इसके इतबार से हम बात करें तो रॉक्स की तीन टाइप्स होती हैं। The first is the igneous rocks. The second is sedimentary rocks. The third is the metamorphic rocks. पहला हमारा कंसेप्ट igneous rocks पे है। igneous rocks ये ग्रीक वर्ड है, उससे डिराइव किया गया, जिसका मतलब होता है फायर। ये जो रॉक्स बनती है बिकॉज ऑफ द वोल्केनिक प्रोसेस की वजह से। igneous rocks की दो टाइप्स होती हैं। आगे इसके फर्दर दो प्रिंसिपल्स हैं जिनकी बेस पर igneous rocks को करते हैं। पहला प्रिंसिपल हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सब्सटेंस, नेचर ऑफ सब्सटेंस। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस। पहला हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सब्सटेंस, सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ अकरेंस। सब्सटेंस की बारे से बात करें तो igneous rocks की दो टाइप्स होती हैं। एसिडिक igneous rocks होती हैं और बेसिक igneous rocks होती हैं। अगर तो किसी रॉक के अंदर सिलिकॉन का जो मटेरियल है वो ग्रेटर देन 80% हो तो उसको हम कहते हैं एसिडिक, और अगर इसके अंदर जो सिलिकॉन की जो कंसंट्रेशन है वो 40% हो या लेस देन 40% हो तो उसको हम कहते हैं बेसिक igneous rocks। तो ये पहला मैकेनिज्म है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सब्सटेंस। अगर तो सिलिकॉन की मकदार 80% या 80% से ज्यादा है रॉक के अंदर तो दैट इट विल बी टर्म्ड एज द एसिडिक igneous rocks, और अगर उसकी मकदार जो है 40% या इससे कम है तो इट विल बी टर्म्ड एज द बेसिक igneous rocks। सेकंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस के एतबार से दो टाइप की रॉक्स होती हैं। वन इज द इंट्रूसिव igneous rocks, सेकंड इज द एक्सट्रूसिव igneous rocks। इंट्रूसिव igneous rocks जो है
ये बनती है बिकॉज ऑफ द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा। अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं इग्नियस रॉक्स की, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ओके, इग्नियस रॉक्स, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव बनती है बिकॉज ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा, सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा। एक्सट्रूसिव बनती है बिकॉज ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा। होता क्या है? होता कुछ इस तरह से है कि नीचे हमारे पास सरफेस है, ये नीचे हमारे पास इसका चैम्बर है, वोल्केनिक चैम्बर, जहां से हमारे पास जो मटेरियल मूव करता है अपवर्ड, मोल्टन मटेरियल अपवर्ड मूव कर रहा है, यहां से प्लेट्स आपस में कन्वर्ज करते हैं, या कन्वर्ट ऐसे भी हो सकता है डायवर्जेंस पहले तो फिर भी ऊपर जाएगा। तो क्या होगा कि यहाँ पर मौजूद जो मटेरियल है अपवर्ड मूव करेगा, इसको आप अपवर्ड मूव कर रहा है, यहाँ से रिलेट हुआ है, ये मोल्टन मटेरियल है, ये जिस चैम्बर के अंदर जा रहा है ना, इसको हम कहते हैं वोल्केनिक ट्यूब। इसके साथ आपका वोल्केनिज्म वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा। वोल्केनिक ट्यूब यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, यहाँ से, इसको हम बोलते हैं वोल्केनिक चैम्बर। ये सरफेस ऑफ पार्ट के ऊपर जैसे सरफेस को जाके टकराएगा ना, इसको हम कहते हैं क्रेटर। ये मोल्टन मटेरियल जो नीचे हमारे पास सरफेस ऑफ पार्ट के नीचे इंटीरियर है, और ये एक्सटीरियर ऑफ पार्ट है। ये सारा इंटरनल इंटीरियर है और ये ऊपर वाला एक्सटीरियर है। जब तक ये मटेरियल वाटर मटेरियल जमीन के सरफेस के नीचे है तो इसको हम कहते हैं मैग्मा। जब ये वाटर मटेरियल सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर आ जाता है या ऊपर निकल गया, इसको हम कहते हैं लावा। अब अगर ये मैग्मा की वजह से ये रॉक्स नीचे ही सॉलिडिफाई हो जाए, जमीन के सरफेस के अंदर सॉलिडिफाई हो जाए, ये मैग्मा था, ये वाटर मटेरियल ऊपर निकला और इस रास्ते में कुछ क्रैक्स आ गए, ये कोई क्रैक बना हुआ है, इसके वर्टिकल डायरेक्शन में कोई क्रैक आ जाता है, हॉरिजॉन्टल में कोई क्रैक आ जाता है, डेफिनेटली नीचे क्रैक्स है, पोर्स है, तो ये वाटर मटेरियल उन पोर्स में एंटर हो जाता है, और पोर्स में एंटर होने के बाद क्या हो जाता है कि ये हमारे पास सॉलिडिफाई हो जाता है। अब इसकी सॉलिडिफिकेशन की वजह से रॉक्स बने कि एक हम नाम देंगे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का। अब अगर ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में इस तरह से हुआ है, इसको हम कहते हैं सिल। अगर ये वर्टिकल फॉर्म में सॉलिडिफाई हुआ है तो हम कहते हैं डाइक। ठीक, अच्छा, अब ये मटेरियल जब ऊपर की तरफ आता है तो ये वोल्केनिक, इसको कहते हैं वोल्केनिक मटेरियल सारे को। अब ये वोल्केनिक मटेरियल तीन फॉर्म के अंदर इसकी इरप्शन होती है। ये तीन टाइप का होता है, या ये लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, ये या सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, या गैसियस फॉर्म में हो सकता है। तीनों फॉर्म तीनों स्टेट के साथ हो सकता है। ये एमसीक्यू के तौर पे आपसे पूछ सकता है। अब हमारे पास जो लावा बाहर निकलेगा तो ये सॉलिडिफाई हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि बाहर का टेंपरेचर जो है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू द एक्टिव अर्थ। यहाँ से जिसने स्टार्ट किया था वहाँ का दर्जा 5500 डिग्री सेंटीग्रेड था। इस तरह से जमीन की सरफेस के ऊपर आया तो यहाँ का मैक्सिमम टेंपरेचर आपका 45 से 46 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, या 47 तक तक होगा। तो ये मींस के यहाँ पे जो बाहर का टेंपरेचर है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू जमीन के अंदरूनी टेंपरेचर से। तो इससे क्या होगा कि ये मटेरियल हमारे यहाँ का सॉलिडिफाई हो जाएगा, और इसके सॉलिडिफिकेशन की वजह से यहाँ पर भी रॉक्स बनेगी, इसको हम कहेंगे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। So the extrusive igneous rocks are formed because of the solidification of lava, and the intrusive igneous rocks are formed because of the solidification of magma. तो यहाँ पर मैंने आपको ये भी बता दिया कि वोल्केनिक प्रोसेस है क्या। अब वोल्केन ये दो तरह से होता है, प्लेट्स की डिसलोकेशन की वजह से, डिस्टर्बेंस ऑफ प्लेट्स मूवमेंट की वजह से, प्लेट टेक्टोनिक की वजह से, या फिर हमारे पास नीचे जो हमारे पास एक जो कैपिलरी रिएक्शन की वजह से, ठीक है ना। तो यहाँ पर मूव करना शुरू कर देता है।
तो ये हमारे पास अब इग्नेस रॉक्स की प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इग्नेस रॉक्स। इग्नेस रॉक्स आर द हार्ड रॉक्स होती हैं, डिफिकल्ट टू वेदर होती हैं, डिफिकल्ट टू इरोजन होती हैं, हार्ड रॉक्स होती हैं, कंपैक्ट होती हैं, क्रैक्स और पोर्स नहीं होते, ठीक है ना। और बाकी ये कि हमारे पास जो बहुत ज़्यादा मतलब है हमारे पास जो प्रेशियस जो रॉक्स है वो आप यहाँ पर मतलब इग्नेस रॉक्स है बिल्डिंग मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। तो ये सारा हमारे पास इसका इग्नेस रॉक्स की प्रॉपर्टीज। इग्नेस रॉक्स है क्या, उनके बेसिक प्रिंसिपल्स कौन से क्लासिफिकेशन के एग्जांपल जो है वो आप बता जैसे कि हमारे पास इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें इग्नेस रॉक्स की तो वो हमारे पास आ जाती हैं। सेलोटाइक मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया था, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो बेसाल्ट वगैरह जो है वो इसकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास सेकंड क्लासिफिकेशन है जो कि सेडिमेंट्री रॉक्स है। Sedimentary rocks. Sedimentary rocks are formed because of the mechanism of sedimentation. अच्छा, igneous rocks की वजह से आपका अर्थ का क्रस्ट बना है और sedimentary rocks जो है सबसे ज़्यादा हमारे सरफेस पर अर्थ में पाई जाती है। ये these rocks are formed because of the sedimentation mechanism, ठीक है। sedimentation of mechanism वो wind से भी हो सकता है, पॉलीमर से भी हो सकता है, ठीक है ना। और वो हमारे पास मुख्तलिफ जो उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। तो इसके बेस पे हमारे पास दो टाइप्स है, ठीक है ना। एक हमारे पास ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स है और एक हमारे पास इसकी इनऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स की टाइप्स दो तरह की होती है, ऑर्गेनिक होती है या इनऑर्गेनिक होती है। अब जो हमारे पास ऑर्गेनिक रॉक्स है ये बनती है बिकॉज ऑफ द डिके ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स या एनिमल्स का जो डिके है उनकी वजह से मेंबर से वजूद में आती है। ये दो तरह की होती है, या ये हमारे पास कैल्केरियस होती है या ये हमारे पास कार्बोनेरियस होती है। कैल्केरियस नाम से जाहिर है कैल्शियम, ये बनती है बिकॉज ऑफ डिके ऑफ एनिमल्स की वजह से। जो एनिमल्स की डेथ के बाद उनके जो स्केलेटन्स हैं, उनके जो टिश्यूज हैं, उनके जो बोन्स हैं, उनके जो टीथ है, उनकी वजह से रॉक्स आती है। कार्बोनेरियस बनते हैं बिकॉज ऑफ प्लांट्स डिके की वजह से। कार्बन से हमें याद रखना है, ठीक है ना। ये कैल्शियम से हमें याद रखना है प्लांट्स की वजह से, ठीक है। डेथ ऑफ प्लांट्स की वजह से, डेथ ऑफ प्लांट लीव्स, प्लांट स्टेम्स, ठीक है, प्लांट्स रूट्स, उनकी वजह से। इनऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स को हम फर्दर दोस्तों में तकसीम करते हैं, या ये क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, क्लास्टिक, या ये नॉन क्लास्टिक होती हैं। क्लास्टिक बनती है बिकॉज ऑफ द जो फिजिकल मैकेनिज्म है, मतलब कि इनके अंदर सॉल्यूशन नहीं बनता। ये दो तरह की होती है, क्लास्टिक फर्दर दो तरह की होती है, या ये हमारे पास होती है एरेनेशियस या आर्गेनेशियस। एरेनेशियस वो होती है कि जिनके अंदर हमारे पास सैंड ज्यादा होती है। एरेनेशियस के अंदर सैंड के पार्टिकल ज्यादा होते हैं, जबकि आर्गेनेशियस के अंदर हमारे पास क्ले के पार्टिकल ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्म के अंदर इसकी सॉल्यूशन नहीं होता, नॉट सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। तो क्या होता है कि आपके पास फॉर एग्जांपल किसी एक जगह के ऊपर कोई मटेरियल पड़ा हुआ था तो वहां से पानी जा रहा था, पानी ने उसके अंदर में सैंड के पार्टिकल्स या क्ले के पार्टिकल्स को अपने अंदर उठाया और इनको सस्पेंड करता हुआ या इनको ट्रांसपोर्ट करता हुआ एक नई जगह पर जाकर फेंक दिया।
यहाँ से कोई पार्टिकल पड़ा हुआ था सैंड का, यहाँ से पानी गया या हवा चली, इसलिए इस पार्टिकल को उठाया और जहाँ पर फेंक दिया। यहाँ पर फिर कोई सैंड का पार्टिकल पड़ा हुआ था, यहाँ से कोई हवा पानी गया, इसलिए इसको फेंका, जहाँ पर इसको फेंक दिया। तो इसकी वजह से हमारे पास ये सैंड सैंड और सैंड, ये तीनों सैंड्स मिलके एक रॉक बनाएगी जिसको हम कहेंगे एंडोशियस सेडिमेंट्री रॉक्स। लेकिन आपको हमें पता है कि सैंड के पार्टिकल्स को पानी अपने अंदर डिसॉल्व नहीं करता, सो दैट्स व्हाई ये सस्पेंशन की फॉर्म में या ट्रांसपोर्टेशन की फॉर्म में, मतलब या सस्पेंशन की फॉर्म में जाएंगे या ट्रांसपोर्टेशन की फॉर्म में जाएंगे। ठीक है, तो वहां तक चले जाएंगे। जब अगर इनके अंदर क्ले होगा, अगर ये क्ले है तो ये बन जाएगी एल्यूमिनियस, अगर ये सैंड है तो ये बन जाएगी एल्यूमिनियस। अब नॉन इलास्टिक जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो बनते हैं बिकॉज ऑफ द सॉल्यूशन की वजह से। पानी किसी जगह से गुजरता है और पानी के गुजरने के बाद वो क्या करता है कि वो वहां से हमारे पास मुख्तलिफ जो सॉल्ट्स हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, और जब वो डिसॉल्व कर लेता है और उसको इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन वो एक नई जगह पर लाकर फेंक देता है। ठीक है ना, तो उस पर जो रॉक्स बनते हैं उनको नॉन इलास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। सो दिस वाज अबाउट द, अच्छा उसके अलावा हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक्स को फर्दर भी हम इसको डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द मैकेनिज्म्स के हवाले से। नेचर ऑफ मैकेनिज्म्स के हवाले से देखें, या वो रिवरलाइन सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, फ्लूवियल सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, ग्लेशिएटेड सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स, या फिर वो हमारे पास जो यूरियस सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। फ्लूवियल नाम से ज़ाहिर है, ये बनेगी, ये रॉक्स कब बने बिकॉज ऑफ द रिवर प्रोसेस, रिवर के फ्लो की वजह से या रनिंग वाटर की वजह से। ग्लेशिएटेड बिकॉज ऑफ ग्लेशियर्स, एयोनियस बिकॉज ऑफ वेट सर्कुलेशन। जब किसी एक जगह के ऊपर कोई एक पार्टिकल पड़ा हुआ है और उस पार्टिकल को उठाने में, उसको एक दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में रनिंग वाटर का रोल हो, तो उससे जो सेडिमेंट्री रॉक्स बनेंगी वो फ्लूवियल होंगी। ग्लेशियर्स के मूवमेंट की वजह से जो रॉक्स बनेंगी वो ग्लेशिएटेड होंगी। और यूरियस बेसिकली द वर्ड, द ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक थियोलॉजी या ग्रीक मिथोलॉजी का इसका नाम क्या था, उनका जो गॉड ऑफ विंड था उसको यूरियस बोलते थे, तो उसका उस समय ये नाम डिराइव किया। यूरियस का जो विंड सर्कुलेशन में होता है एज ए फ्लूवियल और ग्लेशिएटेड है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट the sedimentary rocks. So now we will move to the last type of the rock, that is the metamorphic rock. Okay, before going to the metamorphic rock, first we will discuss about the properties of rock. Sedimentary rocks क्या है? ये सॉफ्ट रॉक्स होती हैं, इजी टू बर्निंग होती हैं, इजी टू इरोजन होती हैं, क्रैक्स और पोर्स इनके अंदर होते हैं। ठीक है ना, और ये हमारे पास जो बिल्डिंग मटेरियल है उसके अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है इसकी उस पर हमारे पास रहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर बेसिकली द डिफॉर्म्ड शेप ऑफ एक्जिस्टिंग रॉक्स की, चेंज शेप है। ये स्कैंडी रॉक्स होती हैं। ये दो वजह से हो सकती है। अब ये या इग्नियस भी हो सकती है और सेडिमेंट्री भी हो सकती है। इग्नियस रॉक्स भी मेटामॉर्फिक में चेंज हो जाती हैं और सेडिमेंट्री भी मेटामॉर्फिक में चेंज हो जाती है। किसकी वजह से? एंड बिकॉज ऑफ टेम्परेचर की वजह से। दो बेसिक फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन और प्रेशर। ये दो बेसिक की फैक्टर्स हैं, मैकेनिज्म्स हैं, जिनकी वजह से जो एक्जिस्टिंग रॉक्स मींस either sedimentary rocks or they are the metamorphic rocks, they basically change their shape,
चेंज देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना, एंड दे बिकम द पार्ट ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक्स। और इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिज्म दो तरह की होती है, थर्मल मेटामॉर्फिक, थर्मल होती है मेटामॉर्फिज्म, या डायनामिक होती है। थर्मल होती है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, ये होती है बिकॉज ऑफ प्रेशर चेंजेस। किसी जगह पर कोई रॉक पड़ी थी, उस रॉक का जो टेम्परेचर है वो चेंज हो गया है, ठीक है ना, या टेम्परेचर राइज कर गया है या टेम्परेचर नीचे चला गया, तो हाई एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर की वजह से रॉक्स जो है अपनी शेप को चेंज कर रहे हैं, तो उसको हम थर्मल मेटामॉर्फिक सिस्टम कहेंगे। अगर बिकॉज ऑफ प्रेशर की वजह से, हाई प्रेशर की वजह से वो रॉक अपने उसको चेंज कर रहे हैं, तो इसको हम डायनामिक मेटामॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी एक और भी ये था, मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ जो मैकेनिकल जो हमारे पास जो फैक्टर्स है उसके बाद से एक नेचर ऑफ फिजिक्स के बाद से होती है। इसकी दो और भी टाइप्स हैं, वो नेचर ऑफ रीजन, जिस इलाके में वो है, दो तरह की होती है, या वो कांटेक्ट मेटामॉर्फिज्म होता है, या ओरिजिनल मेटामॉर्फिज्म होता है। ये जो रीजनल है ना, ये वाइडर होता है पूरे पाकिस्तान, फॉर एग्जांपल एक वाइडर रेंज के अंदर रॉक्स जो है ना, वो टेम्परेचर या प्रेशर के चेंज होने की वजह से, ठीक है ना, वो अपना स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं। कंटेक्ट के अंदर क्या होता है कि हमारे पास कोई एक ये स्मॉलर एरिया पे होता है, फॉर एग्जांपल ये एक रॉक पड़ी थी और इसके साथ एक ये रॉक पड़ी थी, इस रॉक के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज किया है, राइज किया टेम्परेचर, राइज हुआ है और इसका इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ गया है, तो ये कंटेक्ट मेटामॉर्फिज्म है। इसके अंदर ये रॉक पड़ी है और यही पड़ी है, और इसी का अपना ही टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, प्रेशर चेंज हुआ है और ये रॉक खुद ही चेंज हो गई है, तो उसको कहते हैं रीजनल मेटामॉर्फिज्म। सो ये हमारे पास बेसिकली द मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। और उसके बाद आपने इसके जो एग्जांपल्स हैं उनको हम देख लेना है कि कौन सी मेटामॉर्फिज्म, जैसे कि ठीक है, जेनेसिस है, शीस्ट है, मार्बल है, ये सारे हमारे पास इसकी मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जांपल्स हैं। तो उसके बाद इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये भी सॉफ्ट रॉक्स होती हैं, क्रैक्स होते हैं, परमिएबल होती हैं और होती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने अपने रॉक्स का किया, एंड पर हमारे पास सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस के अंदर आपने ये बताना है, सिग्निफिकेंस आपने जरूर ऐड करनी है। सिग्निफिकेंस से पहले आपने एक वर्ल्ड का मैप बनाना है, ठीक है ना, उस वर्ल्ड मैप के ऊपर आपने शो कर देना है कि हमारे पास दुनिया के अंदर किन इलाकों के अंदर इग्नेस रॉक्स, कहाँ पर सेडिमेंट्री, कहाँ पर मेटामॉर्फिक है। इफ यू कैन डू इट, तो ये एक बहुत बड़ा एक आपका क्वेश्चन को बाकी लोगों से डिफरेंट करेगा, और अगर आपसे वो नहीं हो सकता तो देन आप कम अज़ कम अपने मुल्क का जो मैप है, अगर यू पाकिस्तान के अंदर है तो पाकिस्तान का मैप बना के उसको पर शो करें कि पाकिस्तान के इलाकों के अंदर इग्नियस, इलाकों के अंदर सेडिमेंट्री, इलाकों के अंदर मेटामॉर्फिक है। अगर आप इंडिया में हैं तो आप इंडिया के अंदर इंडिया का जो मैप है आप उसको बना के उसके ऊपर आप शो कर दें कि इंडिया के इलाकों के अंदर इग्नियस रॉक्स पाई जाती हैं, इन इलाकों में सेडिमेंट्री रॉक्स पाई जाती हैं, और इन इलाकों के अंदर मेटामॉर्फिक रॉक्स पाई जाती हैं। तो इंशाल्लाह दिस विल ऐड marks to your question. Basically the competitive exams are the exams of competition, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास हर बंदा जो है वो तैयारी करके रहता है, हर बंदा पेपर में तीन चीज़ें लिख के आता है, लेकिन एग्जामिनर को जो चीज़ अपील करती है वो हमारा पेपर अटेम्प्ट करने की टेक्निक होती है। हम अपने क्वेश्चन को बाकी लोगों से कितना मर्जी, कितना अच्छी तरीके से प्रेजेंट करेंगे, उतना ही वो अच्छे आपको नंबर देगा, और दैट विल क्रिएट द डिफरेंस। एंड यू नो कि इन कंपेटिटिव एग्जाम्स के अंदर आपके एक एक नंबर से आपके जो ग्रुप एलोकेशन है, आपके जो ग्रुप्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, एक एक नंबर से या आप हीरो बन जाते हैं या आप ग्रुप में चले जाते हैं। सो दैट्स व्हाई द डू योर बेस्ट, और वो बेस्ट आप कर सकते हैं थ्रू योर पेपर प्रेजेंटेशन। उसको जितना आप अच्छे तरीके के साथ, जितना परफेक्ट तरीके के साथ आप नॉलेज को प्रेजेंट करेंगे, उतने ज़्यादा नंबर आने के आपके चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। सो इसका स्कीम ऑफ द क्वेश्चन क्या होगी, और उसके बाद सिग्निफिकेंस है, और क्या है, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन बताएं, देन पाकिस्तान का या जो भी आपका कंट्री है उसका मैप बना के उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन बता दें। देन इसकी सिग्निफिकेंस वही है कि ये रॉक्स होती हैं हमारे पास स्ट्रक्चर हमारी जो बनाती हैं, हमारे पास प्रेशियस मिनरल्स देती हैं, इससे हमारे पास जो बिल्डिंग मटेरियल आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, तो इस तरीके के साथ हम इसको
जो आपकी फिर मतलब ये जो रॉक्स हैं जब किसी डिग्रेड होती हैं तो ये हमारे पास सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बनाती हैं जो कि अपने प्लांट ग्रोथ में और सॉइल की फर्टिलिटी के अंदर वो एक रोल प्ले करते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप इसका कंक्लूड कर दें तो ये आपका था सर रॉक्स का। इसके अंदर आप स्कीम ऑफ द क्वेश्चन क्या होगी, हाउ टू टेल द क्वेश्चन, फर्स्ट यू विल टेल दैट द रॉक्स की डेफिनेशन, रॉक इंट्रोडक्शन, ओके। देन इसके बाद मैंने आपको बताया कि इसके मेजर प्रिंसिपल्स कौन से डिवीजन के, होमोजेनस कौन से होते हैं, हेटेरोजेनस कौन से होती हैं। हमने दूसरा मैकेनिज्म आपको बताया था जिसके अंदर इग्नियस कौन सी है, सेडिमेंटरी कौन सी है, मेटामॉर्फिक कौन सी है, फिर इग्नियस की फर्दर क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल्स, उसकी प्रॉपर्टीज, देन आपके पास सेडिमेंटरी की उसकी फर्दर जो सब डिविजंस है वो, उसकी एग्जांपल्स और उसकी प्रॉपर्टीज। देन हमारे पास मेटामॉर्फिक रॉक्स की उसका जो फर्दर जो डिवीजन है सब क्लासिफिकेशन है वो, और उसकी प्रॉपर्टीज और उसके मैकेनिज्म्स। देन हमारे पास वर्ल्ड का डिस्ट्रीब्यूशन, देन आपका केस स्टडी ऑफ पाकिस्तान, एंड देन आप उसका significance and then conclusion. So this would be your scheme of the question. So this was all about rocks.